पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था उस साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल तरीके को कि कैसे आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। मैंने कुछ कंसेप्ट बताया था, रीडिंग नॉन रीडिंग क्या होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो ये वीडियो उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। अभी हम लोगों ने थ्योरी तो पढ़ ली, अब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं कि पेपर में कैसे इसको यूज़ करना है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, मेरे से ज़्यादा समझदार हो, मेरे से बहुत ज़्यादा इंग्लिश आपकी अच्छी होगी। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन के टाइम पे। बेसिक चीज जो पिछली बार भी बताया, जो आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहले पेपर के अंदर घुसते ही स्माइल करना है। क्या इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है स्माइल करने के पीछे? जब आपका डोपामिन रिलीज होता है ना, तो आपकी एफिशिएंसी खुद ब खुद बढ़ जाती है। तो पेपर इंग्लिश का 9 से 11 बजे होगा और इस पेपर में अगर आप जितने एफिशिएंट होगे उतने ज्यादा मार्क्स यहाँ पे स्कोर करोगे, और जितने मार्क्स यहाँ पे स्कोर करोगे उतना ही कम आपको दूसरे पेपर के अंदर, जीएस के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इस पेपर के अंदर हमें अच्छे से अपना पेपर सॉल्व करना है। पहले 5 मिनट में कभी भी पेपर सॉल्व मत करो, पहले 5 मिनट के अंदर आपको पेपर फ्लिप करना है। पेपर फ्लिप कैसे होता है अभी 1 मिनट के अंदर बता दूंगा। इसके बाद में आपको ये पता ही होगा कि पहला पेपर होता है ये, अगर कोई चीज अच्छे से शुरू हो जाए तो उसका अंत भी अच्छा ही होता है, और अगर आप पहले में ही कचरा कर दोगे तो बाद के 2 पेपर में तो आपका बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं उठ पाएगा। इसलिए इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि यहीं से आपका सिलेक्शन एंड रिजेक्शन डिसाइड हो जाएगा। पेपर को राउंड वाइज तरीके से सॉल्व करना है। कैसे करना है अभी 1 सेकंड के अंदर बता देता हूँ। डेमो देखने से पहले क्या क्या करना है एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ध्यान रखना, यही चीज हमें अप्लाई करनी है। सबसे पहले आपको पेपर देखते ही स्माइल करना है और पहले 5 मिनट के अंदर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। पहले 5 मिनट के अंदर है ना, जो भी यूपीएससी ने इस बार नया दिया है, देखो यूपीएससी हर बार कुछ ना कुछ नया तो डालेगा। मेरे जैसे बहुत सारे ज्ञानी बैठे हुए हैं जो अपने आप को महान दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ यार यूपीएससी को मैं समझ गया हूँ, लेकिन यूपीएससी का इंटेंशन बहुत क्लियर है कि हर बार कुछ ऐसा दे दिया जाए ताकि इन कोचिंग अकेडमी वालों का धंधा बंद करके रख सकें। इसमें मैं भी आ गया, आप लोग भी आगे, सब लोग आगे। तो यूपीएससी को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो हमेशा वो कुछ ना कुछ नया तो देंगे। तो हमें बार बार वो चीज, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करोगे हर बार कुछ नया आ जाएगा, हर बार कुछ नया आ जाएगा, तो आपको स्टक ना करे। इसलिए पहले 5 मिनट के अंदर ही जो जो नया है उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व कर लोगे। आप महसूस करोगे कि मैक्सिमम 85% पेपर ऐसा होगा जो कि पिछले वाले जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम वही सारी चीजें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, पैराजम्बल्स होंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट होगा, उसके बाद में क्लोज टेस्ट होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, सिनोनिम होंगे, एंटोनिम होंगे, उसके साथ में आपको एरर वाला टॉपिक मिल जाएगा। तो वो सारे टॉपिक चेंज नहीं होंगे, पुराने होंगे। अब नए टॉपिक के अंदर कुछ बार आपको जो होमोफोन्स मिल सकते हैं, सिमिलर वर्ड्स मिल सकते हैं, या और कोई ऐसी चीज मिल सकती है, तो हर बार कुछ नया मिलेगा आपको। लेकिन कॉमन चीज जो है ना, कॉमन चीज को गलत नहीं करना और नए के लिए हमें अच्छा परफॉर्म करना है। तो पहले 5 मिनट के अंदर वो ऑब्जर्व करो। दूसरा, पेपर को फ्लिप कैसे करना अभी 1 सेकंड के अंदर बताता हूं। याद रखना कि हमें रीडिंग और नॉन रीडिंग को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। देखो रीडिंग और नॉन रीडिंग का कंसेप्ट क्या है, किसमें टेम्पोरल लोब एक्टिवेटेड होता है और इसमें किसमें पेरिटल लोब एक्टिवेटेड होता है, वो आपको मैंने सारा बता दिया। क्या इसके पीछे साइंस है, क्यों इसको इकट्ठा सोल्व नहीं करना चाहिए, कैसे साइकोलॉजिकली आपको इफेक्ट करेगा बहुत ज्यादा। कभी भी पेपर को क्वेश्चन नंबर 1 से मत सोल्व करो, हमेशा दिमाग खराब हो जाएगा। अब देखो ऑब्जर्वेशन दिखाता हूं और आपसे भी पूछूंगा, आप भी अपने दिमाग का साथ साथ में यूज करते हुए चलना। देखो सबसे पहले तो जब आपने पेपर खोला, पहले 5 मिनट के अंदर आपको पेपर सोल्व नहीं करना। पहले 5 मिनट के अंदर आपको कलम उठानी है और कलम से ऊपर की तरफ देखते हुए लिखते चलना है। जैसे रीडिंग वाले सेगमेंट कौन कौन से हैं? देखो सबसे पहले आपको नॉन रीडिंग सेगमेंट दिखेंगे। नॉन रीडिंग सेगमेंट वो सेगमेंट होता है जहां पे आपकी भाषा की पकड़ उतनी ज्यादा चेक नहीं की जाती, आपकी मेंटल वोकैबुलरी और रूल्स के प्रति नॉलेज को चेक किया जाता है। तो यहां पे देखना, यहां से आपसे सिमिलर वर्ब यानी कि आपसे सिनोनिम्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो नॉन रीडिंग का टॉपिक है ये। यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे, तो रीडिंग से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये फिर आपसे पूछा जाएगा कि एंटोनिम के बारे में बताओ, तो ये नॉन रीडिंग का पोर्शन हो गया। ऐसे ही फिर जब ये वर्ड्स को रीअरेंज करने की बात आएगी तो ये रीडिंग सेगमेंट में आता है, क्योंकि आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी ना, तभी इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। फिर इसके बाद में आगे चलेंगे, फिर दोबारा से रीडिंग आ गया, फिर आगे चलेंगे, फिर आ गया रीडिंग, रीडिंग ये भी रीडिंग सेगमेंट है। फिर आता है आपके सामने कुछ वर्ड्स आते हैं जिनका आपको मीनिंग कुछ बताना है या इसके बारे में बताना है कि भाई पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है ये। तो इसको ध्यान से देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि भाई जब तक आपको टेक्निकल ग्रामर की नॉलेज नहीं है तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यानी रीडिंग स्किल पे बेसिस पे ये सॉल्व नहीं हो सकता। सॉल्व कैसे होगा, इसके लिए आपको चाहिए आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज, जो कि नॉन रीडिंग का टॉपिक आता है, तो नॉन रीडिंग ऊपर लिखना है, फिर रीडिंग लिखना है। फिर ऐसे करके ये रीडिंग सेगमेंट आ गया, क्योंकि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, तो वो रीडिंग के अंदर में आता है। फिर ऐसे ही ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेगमेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया।
फिर ये देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिखा रखे हैं और इसके अंदर आपको डिटर्मिनर्स और प्रेपोजिशंस को फिल करना है। अब इसको भी अगर आप नॉन रीडिंग सेगमेंट के अंदर देखना चाहो तो उसके अंदर देख सकते हो, लेकिन यूजुअली फिल इन द ब्लैंक्स जितने भी होते हैं अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है ना तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर नॉन रीडिंग सेगमेंट के अंदर आता है एरर, हर बार कॉमन होता है, इस बार भी कॉमन है। फिर अब आप ध्यान से देखना, एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो टेक्निकली समझो एग्जामिनर कैसे आपकी साइकोलॉजी के साथ में खेलने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा कि पहले पूरा पेपर शुरू होने के बाद में आपको दिखेंगे नॉन रीडिंग वाले सारे टॉपिक्स, फिर दिखेगा आपको पूरा रीडिंग इकट्ठा लगभग इकट्ठा, और फिर आपको दिखेगा नॉन रीडिंग। तो साइकोलॉजिकली एग्जामिनर कैसे खेल रहा है आपके साथ में, आपको पहले सारे नॉन रीडिंग सॉल्व करा देगा, फिर रीडिंग के पीछे आपको डाल देगा, और मैक्सिमम लोगों का टाइम है ना इस रीडिंग वाले सेगमेंट को सॉल्व करने में खराब हो जाता है। होता क्या है, जब आप किसी रीडिंग वाले सेगमेंट को पढ़ते हो, मतलब अगर आपको भाषा की रीड कर रहे हो ना, तो एक वक्त के बाद है ना आप लाइंस तो रीड करोगे लेकिन उनकी मीनिंग को और इमोशंस को नहीं समझ पाओगे कि ऑथर क्या बोलना चाह रहा है, आपके दिमाग में जा रहा है। और यूजुअली ऐसा होता है कि जो हमारा टेम्पोरल लोब होता है ना वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। कभी भी देखना आप बुक्स भी रीड करोगे ना तो एक वक्त के बाद है ना आपके दिमाग में घुसना बंद हो जाएगा, फिर उससे घुसना बंद हो जाएगा तो एफिशिएंसी डाउन होती है। इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब आप रीडिंग वाला कोई एक सेगमेंट सॉल्व कर लो उसके बाद में थोड़े देर का आपको टाइम देना है, उसके बाद आप दोबारा से रीडिंग सॉल्व करो, और इस टाइम पीरियड के बीच में है ना आप नॉन रीडिंग सेगमेंट को सॉल्व कर सकते हो जिससे आपकी एफिशिएंसी बूस्टेड रहेगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व नहीं करना है, सबसे पहले रीडिंग वाले सेगमेंट पे जाओ। तो सबसे पहले रीडिंग का सेगमेंट कौन सा आ गया, PQRS वाले सेगमेंट आ गया। तो इसमें देखा आपने क्वेश्चन 21 को सॉल्व किया, 22 को सॉल्व किया, 23 को सॉल्व किया, 24, 25। अब इनको सॉल्व करने के बाद में जब आपने ये 5 सॉल्व कर लिए, फिर सीधा जाओ क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, यानी नॉन रीडिंग के ऊपर जाओगे तो इसके ये पूरा टॉपिक ये सॉल्व कर देना। फिर दोबारा से जाना है आपको अगले 5 क्वेश्चन के ऊपर, फिर दोबारा से जाकर के दूसरा नॉन रीडिंग वाला सेगमेंट शुरू कर दो। इससे क्या होगा, एक रीडिंग एक नॉन रीडिंग, इससे फायदा ये होगा कि जो हमारा टेम्पोरल लोब है ना वो ज्यादा गर्म नहीं होगा, ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं रहेगा, और हमारी एफिशिएंसी बूस्टेड रहेगी। एक बार अप्लाई करके देखो, आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी एफिशिएंटली, कितनी हाईली एक्यूरेट तरीके से आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अब देखो समस्या क्या होगी, मान लीजिए, ध्यान से समझना, यहां पे दिक्कत आती है बड़ी। मान लीजिए ये टॉपिक क्वेश्चन नंबर 26 आपने सॉल्व किया, सॉल्व करते करते आपको पता चला कि यार क्वेश्चन नंबर 26 में डी में मेरे को समझ में आया कि डी ऑप्शन इसका नहीं हो सकता और सी ऑप्शन इसका नहीं हो सकता, लेकिन ए और बी में मैं कंफ्यूज हो गया। अब समस्या क्या आने पड़ेगी कि यहां पे अगर आप इसके चक्कर में बैठे रहोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आपको टाइम भी बचाना है। यहां से आप क्या करो, इन दोनों के ऊपर लाइन लगाओ, जो आपको लग रहा है कि हो ही नहीं सकते तो उनको बिल्कुल क्लियरली काट दो और इस क्वेश्चन के ऊपर सर्कल करके इसको आगे बढ़ जाओ। मान लीजिए आपको ऐसा है कि 29 में तो मैं बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तो वहीं पे इसको काट दो। जब दोबारा भी वापस आओगे ना राउंड 2 के अंदर, तो भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करोगे, मतलब इसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करोगे। फायदा क्या होगा, फायदा इसका ये होगा, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग है ना पेपर को एक फ्लो में सॉल्व करने के चक्कर में है ना इजी क्वेश्चन जो लास्ट में होते हैं उनको तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, और एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ पक्का खेलता है। वो क्या करेगा ना, बीच में कुछ ऐसे हार्ड क्वेश्चन डाल देगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए और उनके पीछे ही पड़े रहो। इजी वाले क्वेश्चन है ना, यूजुअली ऐसा होता है जब आप घर आके चेक करोगे ना कि यार ये तो पेपर तो मैं देख ही नहीं पाया क्योंकि ये इजी पेपर था और बीच में मैं फंसा रह गया। तो इसीलिए अगर आपका 2 या 5 सेकंड से ज्यादा आपको टाइम लग रहा है इन क्वेश्चंस को पढ़ने में, तो हमेशा वहां पे सर्कल लगाओ आगे बढ़ो, सर्कल लगाओ आगे बढ़ो। इससे फायदा क्या होगा, मान लीजिए इजी वाला टॉपिक है आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, डोपामिन रिलीज होगा, एफिशिएंसी अप होगी और मार्क्स भी बढ़ेंगे। और फिर यही एफिशिएंसी क्या करेगी, आगे अच्छा करने के लिए आपके माइंड को मोटिवेट करेगी और आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, करनी है कोशिश। अप्लाई करके देखोगे, एक बार अप्लाई करके देखो, आपको रिजल्ट पक्का मिलेंगे। अच्छा, ये वीडियो जो बना रहा हूं ना, मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखो जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं ना, उनके साथ में प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो उनकी नॉलेज का लेवल बहुत ही शैलो होता है, कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती। लेकिन बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे, मैं कईयों को जानता हूं ऐसे को, जो कि है ना टीचर्स को भी पढ़ा के आ सकते हैं। भाई उनका PhD से भी प्रो लेवल चल रहा होता है, इतनी अच्छी नॉलेज होती है, बट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अच्छा नहीं होता। तो इन वीडियोस की सीरीज के पीछे का इंटेंशन ये है कि आपको ये सिखाया जाए कि आपको नॉलेज कैसे अप्लाई करनी है। अगर आपको नॉलेज को अप्लाई करना आता है ना, तो आपका काम हो जाएगा।
ठीक है। तो मेरा इंटेंशन वही है कि जो 3rd 4th और 5th अटेम्प्ट वाले बच्चे होते हैं ना, उनको कैसे अच्छे से सिखाया जाए, उनका कैसे एग्जाम क्लियर हो, क्योंकि एट द एंड भाई एक ही चीज मैटर करती है कि किस तरह से आप एमसीक्यूज के अंदर अपनी नॉलेज अप्लाई कर पाओ। आप कितने महान टीचर से पढ़े हो, कितनी अच्छी बुक पढ़ी हुई है, कितने सुंदर नोट्स बना रखे हैं, किसी को तंबूरा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है, क्या आप अपनी आंसर शीट के अंदर, ओएमआर शीट के अंदर उस नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सिंपल सा याद रखना। तो इस वीडियो में इतना ही था। एक बार इसको अप्लाई करके देखो, फिर आके कमेंट करके बता देना कि फायदा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज का फायदा हो चुका है। पहले मैंने अपने एग्जाम के ऊपर अप्लाई किया, 31 में से 24 एग्जाम क्वालिफाई किए, मैक्सिमम क्वालिफाई कर लिए। पहले वाले नहीं हो पाते थे क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज नहीं आता था। बाद में इन चीजों को अप्लाई करके एग्जाम क्वालिफाई किए, फिर अपने स्टूडेंट्स को सिखाया, उनको फायदा हुआ। अब आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आप लोगों को भी फायदा हो जाए, तो जरूर बता देना मेरे को। अगर नहीं फायदा हो तो आई रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़ के पक्का इस वीडियो को है ना रिपोर्ट करके जाना इस चैनल को, क्योंकि है ना फिर फिजूल की बात है यार, कोई सेंस तो है नहीं, एक और चैनल खुल गया तो भीड़ बनी हुई है, ऐसा कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इन चीजों को है ना अप्लाई करके देखो, तभी यू विल बी एबल टू डू द थिंग्स, है ना। तो अगर आप लोग सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दूसरे किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो बहुत सारे प्रिलिमिनरी लेवल के जो नोट्स हैं मैंने टेलीग्राम चैनल पे फ्री में अपलोड कर दिए हैं। जो भी ये वीडियोस बनाता हूं, इनमें से एक भी रुपया मेरी पॉकेट से नहीं आता, जो भी एडसेंस से आता है वो आप जैसे स्टूडेंट्स की ही वेलबींग के लिए यूज होता है। मैं बस एक ही काम करता हूं कि मैं तो एक मतलब बोलते हैं ना, मैं तो एक ब्रिज हूं, यहां से उठा के इधर भेज दूं, उधर से उठा के उधर भेज दूं। जितनी स्ट्रेटेजी सीखोगे, देखो स्ट्रेटेजी को सबसे बेस तो है कि आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए और कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज सिखाना वो मेरा काम है। इसके अलावा एक चीज ध्यान में रखना, गाड़ी को कभी भी आप वीडियो देख के चलाना नहीं सीख सकते। तो गाड़ी को चलाने के सीखने के लिए सीधी सी याद रखना कि आपको गाड़ी को लेके रोड पे ही उतरना पड़ेगा, तभी फायदा होगा। तो इरादा अगर आपका नेक है और एक है, हमेशा ही बोलता हूं एक है और नेक है, तो सफलता जरूर मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू एंड टेक केयर।